Students, the next topic is absorption and marginal costing. बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो हम लोग मैं इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर देती हूँ. In absorption costing, it is also termed as full costing because in this type of costing method, we allocate all types of fixed or variable manufacturing overhead cost to the product cost, like direct material, direct labor और factory overheads. ये आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़े थे जब हम लोगों ने CGS का चैप्टर डिस्कस किया था. तब हम लोगों ने इस स्टेटमेंट्स को बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स इन तीनों को प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं. इस अप्रोच को बेसिकली हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग कहते हैं. इसके कंट्रास्ट में हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग है. मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं. जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं. इट मीन्स कि उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, लेकिन उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम वेरिएबल और फिक्स में सेपरेट कर लेंगे और सिर्फ जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, जबकि जो हमारी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम पीरियड कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे. ये बेसिकली कॉस्टिंग मेथड जो है ये आप लोगों ने इसको ट्राई किया है CVP में. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में बेसिकली हम लोगों ने ऐसा किया था कि सेल्स में से हमने सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट जो है उसको डिडक्ट किया था ताकि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए. तो एक्चुअली आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन ये टर्म्स शायद आपके लिए नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्टिंग भी कर रखी है. बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. उसके पीछे रीज़न ये होती है कि हम जब डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्जिनल कॉस्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैथड. So let's see the definition of the two systems. Absorption costing is basically a costing system method which treats all the manufacturing cost, no matter it is fixed or variable, and we consider it a manufacturing cost and we make it the part of the product cost. और वो प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी बैलेंस शीट में आपको नज़र आ रही होती है. In marginal costing, the cost is basically a costing system method which treats only the variable manufacturing cost, that is direct material, direct labor and variable portion of manufacturing cost to the product cost. The fixed manufacturing overhead cost is being regarded as the period cost and hence become the part of the income statement. This is basically the flow chart. You can see that. Okay, in absorption costing में देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसके अंदर हम मटेरियल, लेबर और कंप्लीट एफओएच को डाल रहे होते हैं और इससे हमारी फिनिश गुड्स बन रही होती हैं. जब फिनिश गुड्स हमारी सेल आउट होती हैं तो उसके बाद वो सीजीएस, जैसे ही फिनिश गुड्स सेल आउट होती हैं सीजीएस क्रिएट होती है और सीजीएस हमारी इनकम स्टेटमेंट में चली जाती हैं. जबकि जितनी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है लाइक सेलिंग, मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो सारी हमारी शुरू से ही पीरियड कॉस्ट का पार्ट होती है और पीरियड कॉस्ट हमारे डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंसेस रिपोर्ट हो रही होती है. अब ये जो आपको हाईलाइटेड ब्लू कलर नज़र आ रहा है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस. तो अब देखिएगा एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ जो हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं वेरिएबल में और फिक्स में. इसमें हम फिक्स्ड को डायरेक्ट पार्ट बना देते हैं पीरियड कॉस्ट का, जबकि सिर्फ जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट कंसीडर करते हैं. वो फिनिश गुड्स में जाके जब सेल आउट होती हैं तो सीजीएस का पार्ट बनती है. अब आप देखिए अल्टीमेटली तो दोनों कॉस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ रही हैं. इट मीन्स कि आप इनकम स्टेटमेंट चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनाएं या मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाएं, आपके प्रॉफिट्स जो हैं, प्रॉफिट या लॉस किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में वो सेम आ रहा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ अलबत्ता प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है. एंडिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रही होती है और जो एक्सपेंसेस आपके इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं उसकी अमाउंट में डिफर हो जाता है, बट अमाउंट इन टोटल रिमेन्स द सेम. नाउ लेट्स सी इनकम स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा. अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आप लोगों ने जैसे सीजीएस आप लोगों ने इस फॉर्मेट में मैंने आपको बनाना सिखाई थी. जब सेकंड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, वो बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे प्रिपेयर हो रही थी. कि हमने क्या किया, ये मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे. सेल्स माइनस सीजीएस गिव्स राइज टू ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में आपने तमाम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं. सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस तीनों को टोटल करके माइनस कर दें, आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा था. अब ये जो सीजीएस थी, इस सीजीएस में हमारी
तमाम कॉस्ट एडेड थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कंप्लीट फैक्ट्री ओवरहेड्स। लाइक इसमें हमने कोई बाइफरकेशन नहीं की थी। जबकि इसके कंट्रास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग को आप वैसे देखें जैसे मैंने आपको सीवीपी एनालिसिस में मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच से मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी इनकम स्टेटमेंट। उसमें बेसिकली ये क्या था कि हमने मतलब सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट माइनस करते हैं। ओके जी, सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट माइनस करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कह रहा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को। और उसके बाद जो वेरिएबल आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, इट मीन सेलिंग, एडमिन और जनरल में से भी जो आपके वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन ऑफ कॉस्ट है, उसको भी इसने माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल ली है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिर आप माइनस करते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, और मेरा कर्सर ये रहा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और एक्सपेंसेस कौन से माइनस करते हैं? फिक्स एक्सपेंसेस। अब वो फिक्स एक्सपेंसेस आपके ओवरहेड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सेलिंग, एडमिन और जनरल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो उसमें से माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप दोनों मेथड्स में से जिस मर्जी मेथड से बनाएं, आपका प्रॉफिट सेम आ रहा होगा। चेक करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल, और कि इसकी कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, उसमें भी आप डिफरेंस देख लीजिएगा। उसके बाद हम थ्योरेटिकल टर्म्स में भी इसके डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। दिस इज़ वन एग्जांपल, और ये एक एग्जांपल हमने बेसिकली दोनों मेथड से सॉल्व करके देखनी है। अ कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर 3 months फ्रॉम जनवरी टू मार्च फॉर द कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है। डाटा आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 100, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 20 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट इज़ अ लेबर कॉस्ट। आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की बाइफिकेशन की हुई है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,000 है, जबकि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आप लोगों के 1000, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट है 4 रुपीज़। नाउ budgeted activity was expected to be 1000 units each month। हर महीने में फ्रॉम जनवरी टू मार्च द बजटेड एक्टिविटी जो हम एज्यूम कर रहे हैं, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप 1000 यूनिट्स का बजट एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईच मंथ वर एज फॉलोज। आप लोगों ने बजट से लिए हैं, यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यूनिट जनवरी, फरवरी और मार्च में सोल्ड आउट होंगे, दैट पर 1800 एंड 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस आर 1000, 1300 एंड 900। नाउ we need to prepare uh, we need to prepare income statement under the absorption method and under the marginal costing method for the next 3 months. Let's see under the absorption costing how it works. Absorption costing means full costing. It means all the cost related to जो manufacturing है, that would be to become the part of the cost of goods sold statement. Let's see सेल्स। सेल्स कैसे कंप्यूट किया स्टूडेंट्स? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस आपको याद होगा 100 रुपीज़ पर यूनिट थी, और 1000 यूनिट्स आप सोल्ड करना चाह रहे थे जनवरी में। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, ये काइंडली आप इसको डाटा को नोट कर लीजिएगा जब आप ये स्लाइड्स डिस्कस करें। ये देखिए स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस थी, और यूनिट सोल्ड कितने हैं जनवरी में? 1000। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा 1 लाख का। सिमिलरली फरवरी में कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड इन फेब, 100 मल्टीप्लाई बाय 800, 8000 हो जाएगा। और सिमिलरली सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय मार्च के जो यूनिट सोल्ड है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चेक कीजिएगा। सो हम लोगों ने 1,80,000, 1,10,000 हमने सेल्स रेवेन्यू कंप्यूट कर लिया। अब मैं आपको 1 साल की कैलकुलेशंस करवा देती हूँ। जैसे हम 1 साल की कैलकुलेशंस करेंगे, आपने रिमेनिंग 1 महीने की कैलकुलेशंस करवा देती हूँ जनवरी की। फेब और मार्च में भी आपने उसी तरह उसको कैलकुलेट करना है। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अब मार्जिनल कॉस्टिंग से आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आप कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेसिकली आपने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को इसमें डालना है, डायरेक्ट लेबर को, और कंप्लीट एफओएच आपने सीजीएस का पार्ट बनाना है। तो अब चेक कीजिएगा, मैं आपको बल्कि कैलकुलेशन साथ साथ करवाती हूँ। ये देखिएगा, 20 डायरेक्ट मटेरियल 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा? 20,000। डायरेक्ट लेबर
10 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा 10,000। वेरिएबल 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, वेरिएबल एफ का पोर्शन हो जाएगा 5000, और फिक्स्ड जो आपका इफेक्टिव ओवरहेड है 30,000 वो इसमें ऐड ऑन कर दें तो आपकी टोटल CGS बन जाएगी 20,000, 10,000 जमा 5,000 जमा 30,000, टोटल हो जाएगा 65,000। तो ये देखिएगा यहाँ पे टोटल आपका 65,000 हो जाएगा। थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए। सो 65,000 हो गया फॉर द मंथ ऑफ जैन। अब हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस CGS, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख माइनस 65,000, 35,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है, तो हम लेस करेंगे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इस केस में हमारा सिर्फ एक हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस, और वो आपको सेपरेट करके मेंशन किया गया है। जैसे आपको फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 गिवन है, लेकिन वेरिएबल आपको पर यूनिट के हिसाब से गिवन थे 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई यूनिट सोल्ड 1000, 4000 हो जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको डाटा दिखा देती हूँ। ये देखेंगे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है 1000 और वेरिएबल आपको पर यूनिट गिवन है, तो आपने वेरिएबल को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, 4000 प्लस 1000, टोटल 5000 का आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 35,000 minus this 5,000 gives rise to net profit of 30,000 in the first month of Jan. सिमिलरली आपने फेब और मार्च के लिए भी इसको कंप्यूट कर लेना है। अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग CVP एनालिसिस को अपने माइंड में रखें, जैसे आपने CVP एनालिसिस किया था। सेल्स अभी मैंने आप लोगों को कंप्यूट करवाई थी कि सेल्स 1 लाख मीन्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस वाज 100 रुपीज़ पर यूनिट एंड द क्वांटिटी वाज 1000 यूनिट्स जो थे वो सोल्ड आउट हो रहे थे जैन के मंथ में। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 जनवरी के मंथ के सेल्स बन गई आपकी 1 लाख। अब इसमें से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आपने माइनस करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट में स्टूडेंट्स सिर्फ आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल FOH को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, 20,000 डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,000 डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, और वेरिएबल FOH 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 वेरिएबल FOH की कॉस्ट है। 20, 10 और 5 35,000 हो गई CGS। और इसमें आप लोगों ने वेरिएबल सेलिंग FOH वो जो 4000 थे वो भी, क्योंकि इसमें हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं सेल्स में से, तो हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से माइनस की। 1 लाख में से 40,000 आपने माइनस किया। ये किधर गया मेरा कर्सर, 1 लाख में से 35,000 ये और 4,000 ये, 39,000 आपने माइनस कर दिया। 1 लाख में से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 61,000 का। अब आप इसमें से टोटल फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दें। उस फिक्स एक्सपेंसेस में आपके पास फिक्स FOH होगा और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें से सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 30,000 और 1000, ये इसमें से माइनस करें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा उस अकाउंटिंग पीरियड का 1000। अब आप देखें कि जनवरी, फरवरी और मार्च के प्रॉफिट्स सेम हैं दोनों मेथड्स के अंदर, राइट? कि आप जिस मेथड को मर्जी अडॉप्ट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। ये आप लोगों को सपोर्टिंग कैलकुलेशंस गिवन है इन केस इफ़, जैसे ये 35 रुपीज़ पर यूनिट कैसे बना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ऑफर। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशंस देखना चाहें सपोर्टिंग, तो सपोर्टिंग इन एक्सेस आप लोगों को गिवन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थ्योरेटिकल टर्म्स में डिफरेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम उसको पीरियड कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट? वाई? उसकी रीज़न क्या है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले बिलीव करते हैं, इट इज़ बिलीव दैट द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कैसे मतलब वो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट इसलिए बनाते हैं कि फिक्स्ड FOH ना हो तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं प्रोडक्ट के 3 ही एलिमेंट्स हैं जिसमें फिक्स FOH भी इसमें एडेड होनी चाहिए। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, उसका डिसीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, शट डाउन हो रहा है या जो कोई भी, तो वो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आप हर वक्त इनकर हो रही है, वो इररेलीवेंट है टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग। इस वजह से वो प्रोडक्ट कॉस्ट में
प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स एफओएच को ऐड ऑन नहीं करते, वो फिक्स एफओएच को पार्ट बनाते हैं पीरियड कॉस्ट का. So let's study this. Fixed manufacturing overhead are treated as period cost. It is believed that only the variable costs are relevant to decision making. Fixed manufacturing overhead will be incurred regardless there is production or there is no production, right? The second difference is the value of the closing stock. Now, अगर आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब आपकी कोई एंडिंग इन्वेंट्री है. अब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपकी है तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसकी वैल्यू हाई होगी, क्योंकि उसमें आपका पर यूनिट की कॉस्ट ही ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फिक्स एफओएच आपका प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है, इसलिए आपके एंडिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होगी. लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि फिक्स्ड एफओएच उसका पार्ट नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है, इसलिए आपकी बैलेंस शीट में भी लोअर वैल्यू नज़र आ रही होती है एंडिंग वैल्यू स्टॉक की, राइट. यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगर बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट आपकी पार्ट बन रही है इनकम स्टेटमेंट का. अब यहाँ पे चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स कि किस मेथड में आप लोगों की पीरियड कॉस्ट कम होती है. ओ नाउ लास्ट डिफरेंट है स्टूडेंट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट में. अगर तो प्रोडक्शन और सेल्स का वॉल्यूम सेम है, इट मीन्स आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो फिर तो दोनों सिस्टम्स में कोई डिफरेंस नहीं है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज द सेम, राइट. कोई भी रिपोर्टेड प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन यूजली ऐसा नहीं होता. यूजली ऐसा होता है कि प्रोडक्शन और सेल्स के वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं. इन केस इफ़ प्रोडक्शन एक्सीड्स द सेल्स, आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से 900 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन एक्सीड कर रही है सेल्स से, तो डेफिनेटली आप लोगों के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से एक्सीड कर जाएगा. और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. अगर प्रोडक्शन आपकी कम है सेल से, तो डेफिनेटली फिर मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे. Now students, what are the arguments that are in favor of absorption costing? First of all, it is according to the GAAP rules, compliance with the generally accepted accounting principles. That's why आप अपनी जब भी statements prepare करते हैं, आप absorption costing के मुताबिक अपनी statements को prepare करते हैं. और बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है, दिस सिस्टम कंसीडर्स के फिक्स ओवरहेड के बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई इट ऑलवेज मेक्स इट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. Avoidance of fictitious profits or losses during the periods of high sales. The production is small than the sales, smaller in terms and quantity. A smaller number of fixed manufacturing overhead are charged, and a higher net profit will be obtained under the marginal costing method. जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं? इट इज़ मोर रेलिवेंट टू डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जांपल, फॉर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंटरनल पर्पसेस के लिए होती है. इट मींस मैनेजमेंट इन हाउस जब उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो अपने अकाउंटेंट से कहते हैं कि आप सिर्फ सीवीपी मेथड के थ्रू अपनी बनाएं, ये इनकम स्टेटमेंट्स बनाएं, ताकि हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगर हम प्राइस को चेंज करें तो प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपेंसेस को कम करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा. सो बेसिकली आप लोगों ने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में भी देखा था कि डिसीजन मेकिंग के लिए वो एक बेटर टूल कंसिडर होता है. तो सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह रहे हैं, इट्स अ गुड टूल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस. लेकिन रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए डेफिनेटली आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की साइड पर जाना पड़ेगा. प्रॉफिट मैनिपुलेट नहीं होते, and a consideration given to fixed cost. In fact, marginal costing does not ignore fixed cost, right? uh, it provides a very useful information for break even analysis. आप लोगों ने cost volume profit analysis किया था, that indicates whether fixed cost can be converted with a change in sales volume or not. इसको स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा इस चैप्टर को, और इसके अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो जो चैप्टर में से, अगर आप उसकी देखना चाहें, तो पहले तो यही वाली एग्जांपल आप खुद सब स्टूडेंट सॉल्व करके देखें. यही वाली एग्जांपल सब स्टूडेंट्स अपने हाथ से सॉल्व करें. इन केस इफ़ अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, तो इसके चैप्टर में जो पहले प्रीव्यू प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्व इलस्ट्रेशंस हैं, पहले उनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की साइड पे जाइएगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप अपने क्लास के रिस्पेक्टिव ग्रुप में क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हैं.